अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आप जहाँ-जहाँ पे भी हैं, आपको नए साल की मुबारक। हमारा तो अभी नहीं शुरू हुआ। हम लोग आपसे पाकिस्तान से 12 घंटे पीछे हैं, तो इसलिए जब हमारा शुरू होगा तो हमें भी मुबारक। लेकिन ये है कि जहाँ-जहाँ पे भी आप लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, वो तो सबसे पहले कर लेते हैं और बाकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जहाँ पे भी ज पाकिस्तानीज़ हैं, आप सबको नए साल की मुबारक और दुआ है कि नया साल जो है वो पिछले साल से बेहतर हो, क्योंकि पिछले साल ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया है बस अब छोड़ें, उसकी हम बात अभी नहीं करते। लेकिन बहुत-बहुत मुबारक आपको और दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि 1-2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई हैं, वो ये कि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस थे, उनमें आपने देखा कि वोटर्स जो हैं, वो लाइनें लगा के खड़े हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा और उसने तौहीन अदालत भी कर दी है। इसका ज़रा तजिया करते हैं और साथ-साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी हम ज़रा बात करें। आर्मी चीफ साहब कराची गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे नेवल एक जो पासिंग आउट थी उसमें शिरकत की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान ये आप अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान उस वक़्त से नाजुक दौर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें नाजुक दौर को ख़त्म करवाने वाले जो हैं, वो अपने-अपने काम में एक्टिव हैं, तो इसलिए कैसे ख़त्म होगा? तो ये तज़िया करेंगे कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स तो सारे उनके साथ हैं और ऑन बोर्ड हैं, फिर कौन-सा स्टेक होल्डर है? वो सिर्फ़ इमरान खान है, तो क्या इमरान खान को वो इनवाइट कर रहे हैं न उनके मुज़ाकरात के लिए? इसका ज़रा तज़िया करते हैं और 2-3 साथ-साथ चीज़ें और भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेब मरगूब साहब, बहुत ही सीनियर और हमारे साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक उनका रहा है यंग ग्रुप में। सुहेब भाई बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया आपका। सोहेब भाई सबसे पहले आपको भी मुबारक नए साल की और इसी मुबारक के साथ-साथ मुझे ये ज़रा बताएँ कि आज आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? 2022 ख़त्म हुआ, क्या यादें छोड़ गया और इसको आप किस तरह 1 मिनट में ज़रा हमें बताएँ कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं? जी। देखिए, कल मुझे एक साहब ने बताया कि इस वक़्त जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बंद हो रही हैं। वो एक बैंक में 5-5 घंटे बैठे रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक इंडस्ट्री लगानी है, जिसके लिए उनको इस स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर्स नहीं मिल रहे। और ओह मुझे हो! परसों की तारीख में कम से कम कोई 17 जो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो व्हाट्सएप हुए हैं, जिनमें मुख़्तलिफ़ फैक्ट्रियों ने अपनी बंदिश का ऐलान किया है। जहाँ ओए एक हो! ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़ी थी, उसने 1000 आदमी निकाल के लोकलाइज़ कर दिया, मतलब सिर्फ़ लाहौर में रह गई। और कई केमिकल्स फैक्ट्री, कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, ये जो मुसलसल बंद हो रही हैं, इसमें 1-2 नहीं, मतलब कम से कम 1000 और इससे ऊपर के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो थी नहीं कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो उस पे अपना कंप्यूटराइज़्ड हों या डिजिटल पे हों। तो यहाँ तो सारी मैन पावर कंज़्यूम की जा रही थी फैक्ट्रीज़ में। तो हम एक बहुत भयानक बेरोज़गारी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बाद आदाद-ओ-शुमार के हुँ, मुताबिक 30 लाख लोग गुज़िश्ता कुछ अरसे में बेरोज़गार हुए हैं। तो बहुत हुँ। ग्रिम सिचुएशन है, दुआ कीजिए कि कुछ बेहतर हो जाए। अल्लाह करे कि मुझे तो ये नंबर सुन के ही खौफ आ गया है और अल्लाह ताला उन उन लोगों पे भी रहम करे जो बेचारे बेरोज़गार हुए हैं। नहीं, आप अच्छा इस पे देखिए, आप जी। अगर बात करेंगे ना पीएमडीसी में, आप अगर बात करेंगे इंजीनियरिंग कांग्रेस में, तो वो आपको बताएँगे कि एटलीस्ट 30% इंजीनियर्स हैं, जो लो पेड जॉब्स कर रहे हैं। यानी कोई है इंजीनियर, लेकिन वो किसी वर्कशॉप में अकाउंट्स को देख ओहो! रहा है, क्योंकि वो अच्छा, उसके किसी नाना-चाचा की शॉप है। तो तो वो ये भी हमारे अनएम्प्लॉयड ही है ना एक किस्म का, ये अंडर हाँ, एम्प्लॉयड है। हाँ, उसको उन्होंने कहा एटलीस्ट 30% इंजीनियर्स जो यहाँ के क्रीम समझे जाते हैं, वो बेरोज़गार हैं। डॉक्टर्स के लिए जॉब्स नहीं निकल रही। कोई खुद उसने साबिक़ वज़ीर जो थी सेहत की, उन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि हमने 30,000 जॉब्स जो हैं वो दे दी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर से पूछा कि उन्होंने 30,000 जॉब्स दे दी हैं, तो उन्होंने हँसते हुए कहा कि आप इसमें से 29 निकाल दें। ओह माय गॉडनेस! ओए होए तो होए! ये यानी है। 1% दिए हैं। 1000 दिए हैं और जिसमें 1000 मर्दों की थी और कोई 556 जो है फीमेल्स की थी। और अभी तक जो मेल के हैं वो रिज़ल्ट नहीं निकले पब्लिक सर्विस कमीशन से। कोई 1 साल से एग्ज़ाम हो रहा है बाशुमों के लिए। तो जब इस इतने जिसको क्रीम समझते हैं प्रोफ़ेशन के लिए इतनी भयानक सिचुएशन होगी, तो एक नॉर्मल आदमी जो एजुकेटेड है उसके लिए क्या होगी? मैं निकलता हूँ तो यहाँ हमारे आगे 2-3 चौक हैं, अलाऊ चौक है, अकबर चौक है, उसके बाद खुकर चौक है। इन सब पर लोग जो है ना वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते हैं। बल्कि अब तो कुछ लोगों ने वहाँ पे नाश्ता देना शुरू कर दिया है कि लोगों को शायद खाना ना मिल सके दोपहर को। तो 2022 जो है वो बहुत ही भयानक सिचुएशन देकर गया और हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के और कोई इस वक़्त पाकिस्तान में हमें ऐसी
शख्सियत नज़र नहीं आ रही, जो इस वक़्त हुकूमत में है कि वो हालात को ठीक कर सके। और ना ही कोई एहसास भी आता नज़र आता है कि जिसको कोई एहसास हो कम से कम हुँ। कि चलें ये सिर्फ़ बुराई हो रही है, इतनी बुरे लेवल पे हम लोग पहुँच गए हैं, कोई वो जैसे इकबाल ने कहा था ना कि एहसास-ए-ज़ियाँ जाता रहा, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। नहीं, तो क्योंकि सर देखें ना, हाँ, एक-एक दिन में 17-17 अरब का रिलीफ़ मिल गया। डार साहब एक हुँ, स्पेशल प्लेन में 1A1 टाइप प्लेन में प पाकिस्तान में दाखिल हुए और अगले दिन उनके सारे केसेज़ जो ऐसे रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया जैसे कोई टाइपिंग मशीन से कागज़ निकल रहा हो, फ़ोटोस्टैट से निकल रहा हो। ओए तो होए! सर उनको रिलीफ़ मिल रहा है, उनको लग रहा है कि हालात बड़े अच्छे हैं। जो आदमी ट्रक के ऊपर होता है उसको सारे लोग नीचे बराबर नज़र आते हैं, लगता है कि सब हुँ, धुआँ-धुआँ सा है। तो इस वक़्त सही अवाम बात, जो है वो राख की तरह है हुक्मरानों के लिए और कुछ नहीं। सही बात है। अच्छा ये जो इस्लामाबाद के इलेक्शंस का मामला हुआ है शोएब भाई इसका ज़रा थोड़ा-सा मुझे बैकग्राउंड बताएँ कि ये किस तरह हुआ है? यानी एक तो इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही इट शुड बी रेडी ऑल द टाइम्स कि वो इलेक्शंस करवाने के लिए हर वक़्त तैयार रहे। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने कहा कि जी आप कल इलेक्शंस करवाएँ, तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं करवा सकते और उधर से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि जी नहीं हम नहीं करवा सकते और हमारे पास सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और अगले दिन हमने जो वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इस तरह की लाइनें लगी हुई देखी हैं कि जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे लेकिन लोग पहुँचे हुए हैं वोट डालने के लिए। इसको किस तरह आप देख रहे हैं देखिए, सारी सिचुएशन? पाकिस्तान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदनाम-ए-ज़माना रहे ऑपोज़िशन की नज़र से, वो थे वसीम सज्जाद साहब के वालिद साहब जैसे सज्जाद अहमद जान। हुँ, हुँ। उन्होंने इलेक्शन कराया भुट्टो वाला जो 1971 का रिग्ड इलेक्शन कहलाता है। तो उनके ज़माने अब इस वक़्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हमें उनके भी कोई उनसे भी कोई 10 हाथ आगे लग रहे हैं, जिनकी अपनी कोई विल ही नहीं है। और ये हुँ, हमें कोई इंटीरियर डिपार्टमेंट का एक विंग नज़र आ रहा है, जैसे इंटीरियर डिपार्टमेंट के नीचे बहुत से विंग्स हैं, एक एफआईए तो ख़ैर हाँ, बहुत ताकतवर विंग है। एफआईए के नीचे भी कोई 15-20 विंग्स हैं, तो ये उनमें से एक विंग नज़र आ रहा है। आप देखें कि असल में ये सारी तैयारी इस चीज़ की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करा सकता, वो इलेक्शन कमीशन 6-8 महीने बाद कैसे नेशनल इलेक्शन को डिक्लेयर कर सकता है। हुँ, तो नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है ये सारी तैयारी इस चीज़ की कर रहा है हमारा कि हम जो अगले साल 5 साल जो 5 साल पूरे होने पे इलेक्शन होने वाले हैं, हुकूमत उनसे भाग जाए। ये उनके भागने के लिए जैसे होता है ना पिच तैयार होती है, तो ये पिच तैयार की जा रही है अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग इस्लामाबाद के में पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे हुए थे क्योंकि लोग वोट डालना चाहते हैं। हाँ, इमरान खान भी कह रहे हैं बार-बार कि लोग वोटों के लिए तैयार हो जाएँ, तो पहुँच गए वो। और उनको पता था कि ये पोलिंग होगी तो नाक के नीचे जब हारेगा वज़ीर दाखिला, हुँ, तो उनको तकलीफ तो होगी कि हम इस्लामाबाद हुँ। का इलेक्शन भी लूज़ कर तो गए जो ये और फिर ये जो इलेक्शन कमीशन की फिर कैपेसिटी का इश्यू नहीं है, ये उनकी इंटेंशन का इश्यू लग रहा है मुझे। इंटेंशन का है। देखिए हुँ, कैपेसिटी तो होती है, आप जब किसी को गो अहेड दे देते हैं कि कर दो, तो कैपेसिटी बन जाती है। यहाँ बहुत से इलेक्शंस हैं, मैं आपको बताऊँ एक यहाँ पे लाहौर में एक रीजन में मैजिस्ट्रेट साहब थे, वो इलेक्शन को देखते रहे, तो वो बताते हैं कि एक जगह पे 17-18 लोग कम हो गए। तो उन्होंने मुख़्तलिफ़ इदारों से लोगों को पकड़ के बिठा दिया। अब वहाँ पे प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर के तौर पे किसी और का नाम दर्ज था, बैठ कोई और गया और आखिर में कुछ ऐसे लोग भी बैठ गए जिनको लिखना-पढ़ना नहीं आता था, उनके लिए असासा की खिदमत हासिल की गई। उन्होंने बैठ के रिज़ल्ट बनाए, जभी तो जो ये पेज 45 है फ़ॉर्म 45 वो जभी तो टाइम पे जारी नहीं होता, क्योंकि हाँ, लोगों को भरने नहीं आता जिन लोगों को रखा गया है। तो सर जब विल आ जाए ना, आपको भी देखिए ना जब टारगेट दिया जाता है, तो टारगेट को हाँ, अचीव करना इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके अपने मंशूर यानी उनके रूल्स ऑफ बिज़नेस में लिखा हुआ है कि उन्होंने टाइम पर इलेक्शन के लिए हर वक़्त तैयार रहना है और इलेक्शन कमीशन की अपनी स्टेटमेंट भी है चंद महीने पहले कि हम तैयार हैं। हुँ, फिर एकदम जब इलेक्शन का शोर मचता है तो कहते हैं हम तो तैयार नहीं है। तो फिर ये इतनी तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं अगर ये तैयारी नहीं कर रहा है? तो मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन को अपनी सारी जितनी भी तस त तकारी उन्होंने ये सारे मुशायरे और पैसे-पूसे लिए हैं, ये सारे वो वापस करें, इतने फंड्स जो लिए जितने भी लिए हैं वो हुँ, वापस करें। क्योंकि एक मुफ्त की तनख्वाह तो किसी को नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर हाँ, ना कराना है ना, तो आप भी कह सकते हैं मैं इलेक्शन नहीं करा सकता। मैं भी कह सकता हूँ मैं इलेक्शन नहीं करा हाँ, सकता। तो व्हाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो ऐसी बात करें? पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। देखिए सिंध में उन्होंने क्या बहाना लगाया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। हाँ, अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध की लॉ एंड ऑर्डर को चार्जशीट कर रहा है तो हुकूमत डिसॉल्व कर दो। देखिए ना, फिर तो हुकूमत को डिसॉल्व हो जाना चाहिए अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे हम मेंटेन हाँ, कर सकें, इतनी पुलिस फ़ोर्स नहीं है, तो पुलिस फ़ोर्स कहाँ चली गई? अच्छा, अब क्या इतनी पुलिस फ़ोर्स कैसे भर्ती होगी जो इलेक्शन को देख सके? और अगर सिंध में लोकलाइज़्ड इलेक्शन को नहीं देखा जाता था, बलदियाती इलेक्शन को नहीं देखा जाता तो हाउ जनरल इलेक्शन वहाँ पे होंगे इस तरीके से? तो ये सारा फ़साद जो है ना ये अगले साल 2023 जो चढ़ चुका हुआ है, आपके यहाँ अभी आना है इसलिए मैं अगले साल कह रहा हूँ, तो वो हुँ। उसकी तैयारी है कि हम किसी तरीके से ये भाग जाएँ। वो तो और फिर जो इसका कह इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ना सिर्फ़ पीडीएम का बल्कि उनके हैंडलर्स के लिए भी एक आला-ए-कार बना हुआ है। ये दुरुस्त सर है? पीडीएम तो बहुत ऊँची चीज़ हो गई ना, वो तो मेरा ख़्याल है उसको तो हुँ, देख के ये लोग खड़े हो जाते होंगे।
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरबाब इख्तियार काबरीन की जो पोजीशन है, वो तो वज़ारत-ए-दाखिला के मातहत इंस्टीट्यूशन लग रहा है, क्योंकि वज़ारत-ए-दाखिला से जो बयानात जारी हो रहे हैं, उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। अगर हुँ, वज़ारत-ए-दाखिला ने सिंध में कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकते, अमन-ओ-अमान को काबू नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा दिया, हाँ जी, अमन-ओ-अमान को काबू नहीं कर सकते। वज़ारत-ए-दाखिला के मातहत लगा ना। आपने इस्लामाबाद में भी यही कहा कि वो, क्योंकि इंटीरियर डिपार्टमेंट ने कह दिया कि अमन-ओ-अमान नहीं हो सकता, अब जब लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो अमन-ओ-अमान तो है। तो उनके पास क्या पोलिंग पे जो वोटर लिस्टें देनी है वो नहीं है, उनके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। देखें, पैसे भी नहीं चाहिए होते, आप बाद में हाँ, पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद में कितने वोटर्स हैं? तो चंद लाख वोटर्स के जो फॉर्म्स हैं, जो बैलेट पेपर्स हैं, वो तो प्रिंटिंग प्रेस में छपने हैं। तो उन्होंने कौम को इतना बेवकूफ़ बनाया कि प्रिंटिंग जो बैलेट पेपर्स हैं, वो भी नहीं हुँ, छपवाए और डेट अनाउंस कर दी। सही इतना बात। मतलब कौम के साथ ये इलेक्शन कमीशन घिनौना किस्म का मज़ाक कर रहा है, तो इमरान का ये मुतालबा 1310% दुरुस्त है कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए पाकिस्तान में उससे भी बदतर इलेक्शन होंगे, जैसे 1977 में हुए थे, और फिर वो तहरीक चलेगी जो आप और हम भूल जाएँगे। हमने तो 77 में देखा कि क्या हुआ, हुँ, मेरे तो घर के नीचे 10-11 लाशें गिरी। तो लेकिन ये है कि ये ऐसे इलेक्शन होंगे जिसमें हम, शुक्र है कि वहाँ नहीं रह रहे माल रोड पर, तो बहुत भयानक सिचुएशन होगी जो लेकिन अज़्यूम नहीं लेकिन कर सकते। शोएब भाई देखें, जो चीज़ आपने बताई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखें, एक तरफ ये है कि हम देख रहे हैं कि लोग अपना जो गुस्सा है या जो भी उनकी रिज़र्वेशंस हैं, वो वोट के ज़रिए निकालना चाहते थे, तब उन्होंने जाके लाइनें लगाई ना। अब अगर उनका ये कॉन्फिडेंस टूट गया या वो समझ गया कि यार ये काम नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं वर्केबल है, और अगर खुदा ना खास्ता वो गुस्सा जो है वो दूसरी तरफ चला गया, तो कितने भयानक सिनेरियो है। देखिए, साइंसदान कहते हैं कि वो पहाड़ कम फटते हैं जिनसे धुआँ निकलता रहता है, आतिशफ़िशां तो होते हैं, लेकिन हुँ, बढ़ते नहीं हैं। अभी पिछले साल जो खत्म हो गया पाकिस्तान में, उसमें एक ऐसा पहाड़ पड़ गया जिसके बारे में छप रहा था कि इसने तो कभी धुआँ भी नहीं दिया था। तो पाकिस्तान में वही पहाड़ फटेगा जो अब धुआँ नहीं दे रहा, और अपना उस तरीके से फटेगा जो इनको पता भी नहीं लगेगा कि इनके साथ हुआ क्या। तो हुँ, ये जो भी हैं, हैंडलर्स हैं या नहीं हैं, जो सियासत में हैं या नहीं हैं, जो बैरून मुल्क से तारें खींच रहे हैं बैठे हुए, कुछ आपके हमसाये मुल्क में बैठे होंगे हाँ, आस-पास। हाँ, तो हुँ, हर जगह पे जो लोग ऐसे हैं, वो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो ऐसे भाए जाएँगे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपना, आप देखें ना, एक ज़माने में पॉपुलिस्ट की गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़ोर पे थी। ब्राज़ील में आप देखें, इटली में आप देखें, हाँ, तो हाँ, खुद नॉर्थ अमेरिका में देखें क्या हुआ वहाँ पे, बह गए सब सारे उड़ कुछ, गए, सब उड़ गए। सब उड़-उड़ा गए। तो अब ये पॉपुलिस्टों का वो वाला ज़माना नहीं है। हर ज़माने का अपना एक मैनिफेस्टो के साथ हर साल आता है, तो ये साल जो है, ये एक प्योर जमहूरी हुकूमतों के लिए आया है। और आप देखेंगे कि अगर जिसने भी जमहूरियत कायम ना की, अगर हुकूमत ने ये सोचा कि हम अपने ही बस इंतज़ामी हरबे इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये नहीं चलने ये नहीं वाला। हो सकता। अभी मैं आपको एक और बता दूँ, सिंध में क्या हो जी, रहा है। हुँ, सिंध में गवर्नर साहब जो हैं टिसोरी, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एमक्यूएम के सारे धड़ों को मिला दें। अच्छा, 15 साल से हम बहस सुन रहे थे कि सिंध में तो धड़ों में बड़ा धींगा-मुश्ती थी, सीटियाँ चलती थी कि ये फलाना आ रहा है, इसको वहाँ पे मार दो, वो वहाँ से आ रहा है, उसको वहाँ पे रोक लो और गायब कर दो। बोरीबंद लाशों का ज़माना था। अब टिसोरी साहब कहते हैं कि मैंने तमाम धड़ों को कहा है कि ये लास्ट चांस है। अब ये कौन-सी हुँ, देखी-अनदेखी ताकत है जो एक रात में ही ये मिशन दे रही है कि उनको मुत्तहद किया हाँ, जाए, मुत्तहद करके एमक्यूएम को क्या पैगाम देने दिया क्या जा रहा है कि आप नीस्त-ओ-नाबूद हो जाओगे पॉलिटिकली। आप खत्म हो जाओगे सियासी तौर पर अगर आपने इत्तेहाद कायम ना किया। अच्छा, डर हुँ, किस चीज़ का है? देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध में के अर्बन एरियाज़ में पॉपुलर रही, लेकिन एमक्यूएम का ये सौदा बड़ा बिकता रहा कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है और उतने फंड नहीं मिल रहे, 67% हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमें मिल ही कुछ नहीं रहा, जैसे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी कहते रहे। तो ये चीज़ें वहाँ पे सेल करके पीपल्स पार्टी तो 2-4 सीटें जीत सकती है, अगर उनके पास ताकतवर लोग हों। तो एमक्यूएम को अब दोबारा उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए जो ग्रुपों में तोड़-फोड़ हुई थी, हाँ। उनको यकजा किया जा रहा है। ये आप देखेंगे अगले दिनों में कुछ ना कुछ इस पे खिचड़ी पकेगी, चावल-चूवल खरीद लिए गए हैं। तो फिर अल्ताफ हुसैन भी वापस आ सकते हैं? सर, ये भी बड़ी अफ़वाह है कि देखें ना, अगर नवाज़ शरीफ के फाइनेंशियल क्राइम्स के मुकदमे आधे घंटे में खत्म हो सकते हैं। क्या कहना होता है? यही तो कहना होता है कि जी ये मुकदमा साबित नहीं हो सका। यही एक दो 2-4 जुमले कहने होते हैं ना कि ये साबित नहीं हो सका, वो साबित नहीं हो सका। अब आप देखें ना कि जो आज़म तारिक साहब का मर्डर हुआ, नाक के नीचे इंग्लिश गवर्नमेंट की, उस पर क्या पेशरफ्त की? उस पर कहा गया कि 2 लोग हैं, पाकिस्तान उनको सज़ाए मौत नहीं देगा, फांसी नहीं देगा, उनको उनके नाम-शाम हम पाकिस्तान को बता देते हैं। तो हमें अभी तक पता ही नहीं वो कहाँ गए। तो आज़म तारिक के मर्डर का जब हमें मर्डरर्स का हमें नहीं पता कि वो कहाँ चले गए, तो अल्ताफ हुसैन भी तो महफूज़ नहीं है ना फिर कानूनी तौर पर। उन पर तो कोई इवन लंदन में साबित नहीं हो सका, तो हमारे यहाँ क्या साबित होगा? हाँ, इसलिए हाँ। महफूज़ हाथों में वो चले गए हुए हैं।
हाँ, वो और ये आज़म तारिक नहीं थे, वो सॉरी दूसरे डॉक्टर हाँ, हाँ, सॉरी, वो सॉरी। डॉक्टर वो जो थे, क्या नाम था उनका? मेरे भी ज़हन से नाम निकल गया उनका। और हुँ। जिनको उधर से उन्होंने चलते हुए मारा था। एनीवे जी, जी, अच्छा, सॉरी, हाँ। अब ज़रा ये मुझे हाँ, आज़म बताएँ, तारिक साहब तो सॉरी, सॉरी वो तो सिपाही वो तो साहब सिपाही आज़म साहबा वाले थे ना? हाँ, हाँ, सॉरी, हाँ, सॉरी, सॉरी वो तो ये नाम ज़रा सिपाही हाँ, साहब। गलत हो हाँ। हाँ, अच्छा, ये जो भी ज़रा था ये वो। जो आपने बात कही है अल्ताफ़ हुसैन की, अगर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो मामलात बहुत ही आगे तक निकल जाएँगे और फिर ये भी हो सकता है कि उनको एयर फ़ोर्स का तैयारा भेजा जाए, जिस तरह डार साहब के लिए इतना एहतमाम किया गया कि उनको ले आएँ आके, जनाब हम बड़े उदास हैं उनसे और आएँ तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। बिल्कुल जी, कुछ भी हो सकता है। जब आपने सियासत में किसी एक जमात को ये तहैया किया हुआ है कि उसको नहीं देना, ये पिछले दिनों यहाँ पे ये खबरें छपी हैं कि इंटरनेशनल्स ने, हम नाम नहीं लेते कौन इंटरनेशनल्स, उन्होंने गो अहेड दे दिया कि आपने किसी भी तरीके से इमरान खान को रोकना है। अच्छा, अब किस तरीके से रोकना है, वो तरीके जो भी आगे वो डिराइव करेंगे, उनको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल होगी। और चूँकि एक इंटरनेशनल अभी की गोद में है, तो उनकी गोद से निकल के जैसे भी आएँगे, जहाँ भी जाएँगे, हुँ, उनको रोकने वाला कोई होगा नहीं, अगर उनको इस मकसद के से लाया जाएगा कि कराची में इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्योंकि जो इंटीरियर सिंध है, वहाँ तो ये कर भी लेंगे कुछ ना कुछ। हुँ। अर्बन एरियाज़ में इनके लिए इलेक्शन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इस्लामाबाद में इलेक्शन पोस्टपोन्ड इसलिए हुए कि एक लिमिट की हद तक तो इलेक्शन को मैनेज किया जा सकता है। हाँ। आप देखें ना कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का इलेक्शन ख़ास तौर पे था, वहाँ बैलेट जो है वो 55% से एक्सीड कर गए। क्योंकि जितने जाली वोट इन्होंने भुगताने थे, वो भुगताते रहे और इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि कितना वोट उनके हक़ में पड़ जाएगा। पड़ जाएगा, तो हाँ। जब वोट इतना ज़्यादा हक़ में पड़ गया, तो फिर भी ये हार गए और अभी तक उस रिट का नहीं पता, वो इलेक्शन कमीशन के पास भी रिकाउंटिंग ही नहीं हुई। अब हाँ। इमरान खान का ये मुतालबा तो बिल्कुल सही है, देखें 4 हलके खोलने थे, वो नहीं खुले। इस्लामाबाद में सॉरी रावलपिंडी में जो हल्का एक खुलना था, वो नहीं खुला। तो जब इनसे हलके खोल ही नहीं रहे, ये ऐसे इलेक्शन करा रहे हैं जिनके हलके खोलने की ये खुद पोज़ीशन में नहीं है, तो हाँ। जनरल इलेक्शन इनके कौन मानेगा? अभी ये सारे हुँ। कह रहे हैं कि इमरान खान चूँकि अभी से धाँधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो तस्लीम नहीं करेंगे। आप देखें इलेक्शन कमीशन खुद ये साबित करता जा रहा है जगह-जगह, जगह-जगह कि हाँ। उसके इलेक्शन ना तस्लीम किए जाएँ। कराची में उन्होंने जो हुकूमत ने कहा वो कह दिया, इस्लामाबाद में जो हुकूमत ने कहा वो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो बयान दे दिया जो हुकूमत ने कहा था। तो अगर ये हुकूमत का किसी वज़ारत का राइट विंग या लेफ्ट विंग नज़र आ रहा है, तो इसके इलेक्शन किसी को तस्लीम नहीं करने चाहिए। तो मैं वो फिर ठीक है। थोड़ी-सी मदद करना चाहूँगा कि वो आज़म तारिक साहब नहीं थे, वो उनका हाँ, नाम नहीं, है नहीं, सोहेल। ठीक है, कोई मसला नहीं, ये हो जाता है। मैं अभी भी देखें ना, मेरे ज़हन में अभी तक उनका नाम नहीं आ रहा। हुँ। वो थे डॉक्टर बहरहाल वो। तो अच्छा, अब ज़रा आखिर में थोड़ा-सा ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो आर्मी चीफ़ साहब ने कराची में ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान बड़े नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है और बड़े शदीद किस्म के चैलेंजेज़ हैं और और तमाम स्टेक होल्डर्स से हम बात कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर्स में तो जो सारे का सारा वो चूँ-चूँ का मुरब्बा है, वो तो इनके साथ है। अब आज आके तो सिर्फ़ इमरान खान रह जाता है बाकी। एक तो और क्या स्टेक इमरान खान होल्डर्स से है बात एक और जी? स्टेक होल्डर है सर, जो गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ शहरों में धमाके करवा रहा है। वो स्टेक हाँ। होल्डर है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप हुँ। देखें कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी असर और नफूज़ हासिल कर लिया है। उसने हाँ। अपने वहाँ पे सिफ़ारत कार भी भेजे, सिफ़ारत परवाज़ें भी वहाँ पे कुछ भेजी गईं, कुछ लोग वहाँ पे भेजे गए। तो इंडियन इन्फ्लुएंस के बाद वहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान के जो सरहदी ख़ास तौर पर इलाके हैं, वहाँ पे बाड़ें काटी गईं। खैबर पख्तूनख्वा की जो बाड़ें हैं, वो काटी गईं और काट के बड़ी धमकियाँ दी गईं और 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान से फायर हुए। अच्छा, ये जो फायरिंग अफ़गानिस्तान से हुई, वो किसने की? वो ज़ाहिर है कि उन लोगों ने तो नहीं की जिनका हम 15-20 साल तक साथ देते रहे हैं। उन लोगों ने की जो उनके अंदर घुसे हुए लोग हैं, जैसे हमारे अंदर घुसे हुए लोग हैं। तो ये वहाँ से इंडिया जो है अब ये हमारे बॉर्डर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे बॉर्डर किसी ज़माने में सबसे महफूज़ तरीन बॉर्डर था, वो सबसे गैर महफूज़ तरीन बॉर्डर बन गया है। क्योंकि इंडिया के साथ जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन एक सीज़ फायर लाइन है। इस सीज़ फायर लाइन जो है इसको तो इंटरनेशनल लॉबीज़ वॉच कर रही हैं किसी हद तक। अब देखें ना कि कोई इस अरसे में काफ़ी महीनों में कोई वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई। कोई आपने नहीं सुना कि सरहदी इलाके में फायरिंग से लोग मरे शहीद हुए हों, पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ मरे हों। लेकिन जो गड़बड़ हो रही है वो सारी पाक-अफ़गान बॉर्डर पे हो रही है। तो इन्हीं लोगों ने जो महाज सँभाला उसके बाद इसी अरसे में अगर आप गुज़श्ता कोई 2-3 महीनों के बयानात देखें इंडियन आर्मी चीफ़ के और इंडियन हाँ। मिनिस्टर के जो डिफेंस हैं, राजनाथ साहब, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर मतलब पीओके हुँ, हम ले हुँ। लेंगे। और उनका मीडिया जो है वो वॉर रूम बना के बैठ गया जो रोज़ गोले बरसा रहा है जी, और जी, बिल्कुल।
जो वॉर गेम्स है ना, वो दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। व वॉर गेम्स जो बल्कि बल्कि वो डॉक्यूमेंट्रीज़ इस वक़्त बनानी शुरू कर दी हैं, द एंड ऑफ पाकिस्तान खुदा ना खास्ता। जी, 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 वही। तो अब हुँ, उनका ये है वो स्ट्रैटेजिक पाकिस्तान के हुँ, मसाइल जो आने वाले महीनों में होने हैं और ये एक संगीन नोयत के हैं जिस पर वो देख रहे हैं। अच्छा, अब ये उन्होंने जो आपने बात की इमरान खान को सिग्नल दिया कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स महफूज़ नहीं है और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो अपना इंटीरियर स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान में घुसे हुए हैं पसे हाँ, पर्दा जो डीप स्टेट की तरह बने हुए हैं कि वो तालिबान पाकिस्तान तो उनकी भी सरगर्मियाँ इसलिए आप उनको ये मैसेज दिया इनडायरेक्टली कि प्लीज़ आएँ बात करें। लेकिन हुँ, ये सारी चीज़ें देखें इमरान खान के 3 साल में तो नहीं हुई। हाँ, ये सारा टेररिज़्म उनके 3 साल में तो नहीं हुआ दोबारा। बिल्कुल। हालाँकि उनको एक बड़ा ऐसा मिला था जब मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना पड़ हाँ, गया। हाँ, तो अब दोबारा इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को इन्होंने दोबारा शुरू किया है और फ़ौज जो है, जो अस्करी इदारे हैं, वो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, हुँ, जब नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ज़ाहिर है कि वो वैसे ही इस वक़्त पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि एक हुँ, तरफ जहाँ वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें उन्होंने टेररिस्टों को कंट्रोल करना है, जिनका नहीं पता कि कहाँ-कहाँ मुल्क के अंदर मौजूद हाँ, हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया ने देखें इंडिया एक बड़ा नज़रियाती किस्म का मुल्क है। हम अपने आप को समझते हैं ना, हम कहते हैं हुँ। कि जी 2 नहीं, हम कौमी तो बिल्कुल नज़रिया और नहीं। हुँ, हम हैं ही नहीं। हम हैं ही इंडिया नहीं बिल्कुल। नज़रियाती है, इसराइल नज़रियाती है, वो दुनिया बड़े के ये पक्के हैं 2 अपने नज़रिए पे। हाँ, 2 ममालिक जो अब आप इसराइल में देखें ना कि किस तरह की हुकूमत बन गई हुई है, हुँ। जिसने अपने मंशूर में लिखा है कि हमने ईरान का एटॉमिक प्लांट ओह! तबाह कर यस, यस। जिसने अपने बिल्कुल, मंशूर में लिखा है कि हमने सरकारी फैसलों को अदालती नज़रसानी से आज़ाद हाँ। कराना है। मोस्ट तो कंज़र्वेटिव गवर्नमेंट आई है वहाँ पे। हाँ, तो और जिसमें फ्रांस की जो उनकी सफ़ीर थी जर्मन वो रिज़ाइन कर गईं और 100 हाँ, डिप्लोमैट्स ने लिखा कि हम छोड़ देंगे अगर इसी तरह की पॉलिसी तो अमली तौर पे वो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो अब जो अंदर खाने स्टेक होल्डर्स हैं वो तहरीक तालिबान है हुँ। और बैरून में जो है ना वो इमरान खान को इशारा है कि आप आएँ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करें। तो इस तरह का है लेकिन देखें एक जैसे इसी पस मंज़र में ये बात चली कि 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना दी जाए। हाँ, इमरान खान जो बात कर रहे थे वो गलत नहीं थी, ये बात कहीं न कहीं चल रही होती तो निकलती है ना। हाँ, ज़ाहिर है, ज़ाहिर किसी है, न ज़ाहिर किसी हल्के में, किसी न किसी कोने में बात चल रही होती है कि एक ऐसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दी जाए और अगर आप देखें कि इलेक्शन है। भाग रहे हुँ, हैं, इलेक्शन तो ऐसे भाग रहे हैं ना जैसे 2022 हाँ, दुम दबा के चला गया ना, दुम दबा के तो नहीं दबा हाँ, करके गया है। तो जैसे हाँ, 2022 चला गया उसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, फरार चाह रहे हैं। इसके पीछे यही चीज़ है कि किसी तरीके से 2023 के इलेक्शन ना होने पाएँ। तो वो हुँ, नहीं होंगे तो फिर ये पूरे मैं बस वो कहना नहीं चाह रहा है जो कुछ हुकूमत को कहना नहीं समझ जाना चाहिए। अल्लाह करे कि वो समझ जाएँ और अल्लाह करे कि ये जो आपने बातें की हैं, कोई उनको बताए कि अवाम की क्या इस वक़्त राय है, क्योंकि अगर अवाम की राय को इन्होंने ना सोचा, ना जाँचा, तो फिर तो मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। सोहेब भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और इन दुआओं के साथ कि अल्लाह करे कि जो नया साल है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए, सुकून लाए, तरक्की लाए और अमन लाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।